এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ মই ৰূপলীয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰশিল্পী। তেখেত কেৱল চিত্ৰশিল্পীয়ে নহয়, তেখেত এগৰাকী কবিও। তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছে ললিত কলা একাডেমী সন্মানেৰে। কেৱল ভাৰততেই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰতো সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে ভাৰতৰ চিত্ৰকলাত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ সৈতে আছে তেখেত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰশিল্পী অমিত দত্ত। আজি আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম তেখেতৰ চিত্ৰকলাৰ সন্দৰ্ভত, আমি কথা পাতিম তেখেতৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত, লগতে কথা পাতিম নৱপ্ৰজন্ম বৰ্তমান সময়ত কিমান আকৰ্ষিত চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি। কেৱল সেয়াই নহয়, আমি তেখেতৰ পৰা কবিতাও শুনিম। তেনেহ'লে আহক आरंभ करूँ हमार आज ये अनुष्ठानटी। सर, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है ऐतिहासिक नगरी तेजपुर में, साथ ही आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं असम तेजपुर में मैं आया हूँ, और यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ के जो स्टूडेंट और जो आर्टिस्ट लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच आपका भी, आकाशवाणी और यहाँ के सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, हम भी धन्यवाद करते हैं कि आपको अच्छा लगा, तेजपुर अच्छा लगा, यहाँ के लोगों को आप अच्छा कह रहे हैं। आपके बारे में हम कुछ बातें आज हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं जितना जानती हूँ, आपकी रुचि पहले चित्रकला के प्रति नहीं थी, ये आपकी रुचि थी खेल में। बाद में आप चित्रकला के प्रति आकर्षित हुए और उभर के आए एक चित्रकार के रूप में। ये जो परिवर्तन, ये जो बदलाव आपके जीवन में हुआ, ये कैसे हुआ? एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी जो स्कूलिंग हुई उस समय तक मेरे को चित्रकला के बारे में मैं बिल्कुल भी उस तरफ मेरा बिल्कुल भी रुझान, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स में था और मैं एथलीट रहा, लॉन्ग डिस्टेंसर था, क्रॉस कंट्रीज़ वगैरह में दौड़ता था। तो जब मेरे 12th मैंने पास आउट किया, तो उसके बाद एकदम से था कि स्टडीज़ में कोई ना बहुत मन नहीं लगता था मेरा। तो स्टडीज़ में ज़्यादा मन ना लगने के कारण जो है, तो 12th में मार्क्स भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए। तो कॉलेजेस वगैरह में जिस तरह का चाहते थे वैसा एडमिशन हुआ नहीं। और फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे मुझे अपना बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी उसमें ये देखिए कि मेरी जो दादी अगर आज के समय में होती, तो दादी मेरी कम से कम 120 साल के आसपास की होती, तो वो उस समय की ग्रेजुएट थी, वो लिंग्विस्ट थी, मोर देन 6 लैंग्वेजेस वो जानती थी, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, पश्तो, सिंधी, वो इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस वो जानती थी। हमारे जो दादा जो हैं वो इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर रहे। बाकी फैमिली जो है एक्सटेंडेड फैमिली में अगर मैं जाऊं, मेरी जो आंट वाली साइड, मेरी बुआ हुई या मौसी वाली साइड, या तो डॉक्टर्स या आईएएस ऑफिसर्स, तो सब इसी तरह की बैकग्राउंड थी। और उसमें एक मेरे जैसा बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता, तो वो बहुत एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था ये। तो फिर जब 12th पास आउट किया, तो उसके बाद एकदम से जो है लगा कि अब क्या करें। तो तभी क्या हुआ कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स, 1 ईयर का कोर्स टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया, कारपेट डिजाइनिंग का। हमारे पिताजी को लगा कि इसको भी यहाँ एंगेज करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये फ्यूचर में लाइफ के साथ क्या करना चाहता है। मैं ये कहूँगा कि मैंने आर्ट को चूज नहीं किया, आर्ट ने मेरे को चूज किया। मेरे को तो पता ही नहीं था कि आर्ट नाम की कोई फील्ड है, और इसके अंदर भी ग्रेजुएशन होती है, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, इसमें जो है आप डॉक्टरेट तक कर सकते हैं। तो जब मैंने उस वाले कोर्स में एडमिशन लिया, वहाँ पर हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनका नाम है श्री अमृत पटेल जी। अमृत पटेल जो हैं वो भी नेशनल अवार्डी हैं, उस समय उनकी भी प्रसिद्धि काफ़ी थी। तो वो एक दिन हमारे सेंटर में घूमते हुए आए,
फ्लोरल डिजाइन्स जो बना रखे थे जी। वो जब उन्होंने देखे तो वो लाइंस के अंदर और कलर्स में उनको कहीं मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल नजर आया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे तुम ये कहाँ डिजाइन में फंस गए, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और उसी दौरान क्या हुआ, हिंदी में कहावत है कि सोने पर सुहागा। उसी दौरान कोलकाता से सुनील दास जी, रिनाउंड पेंटर रहे अपने टाइम के, वो मतलब कि बहुत बड़े कलाकार, इंटरनेशनल फेम के, वो वीवर सर्विस सेंटर में कोलकाता में थे, वो वहां से ट्रांसफर होके आ गए दिल्ली उसी ब्रांच में जहां पर मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो अब जो है मेरे 2 मेंटोर हो गए। अब सुनील दास जी जो है फिगरेटिव काम करते थे, उनके काम में बहुत फोर्स था। जब मैंने उनका काम देखा तो वो मेरे को गाइड करते थे कि कैसा होना चाहिए, ऐसा करो वैसे करो। तो है वो उनकी गाइडेंस में फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। तो मेरे को लगा कि अरे मैं अभी तक कहाँ भटक रहा था, मैं शायद इसी काम के लिए बना था। बस वो दिन और आज का दिन मेरे को याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई ऐसा दिन निकला हो कि जिस दिन आर्ट के बारे में सोचा नहीं या कुछ किया नहीं। हम कहना चाहेंगे कि चित्रकला जो है, ये कला आपके अंदर में थी, इसको निकलने की एक रास्ता चाहिए था जो आपको मिला। जी। आपके अगर चित्रों के बारे में हम बात करें तो देखा जाता है कि आप रंगों का चयन करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार से ये आपके मन में आता है और जो विषय होता है आपके चित्र का, वो किस तरीके से आप चयन करते हैं? होता क्या है कि हर कलाकार के जीवन में जो होते हैं, ये जो विषय जो होते हैं ना, ये समय टाइम टू टाइम जो है ये चेंज होते रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब आप समाज में रह रहे हैं किसी में, कोई ना कोई विषय ऐसा होता है जो आपको प्रभावित कर जाता है। कई बार होता है कि वो 2 या 4 पेंटिंग्स के अंदर समा जाता है। कई बार कई विषय ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि इसमें अभी और कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसमें और ढूंढा जा सकता है, अभी बहुत कुछ है इसमें देखने में। तो इनिशियल स्टेज पे जब मैं शुरू हुआ तो अलग अलग तरह के विषय रहे, जिसमें सबसे पहले एक फैमिली सीरीज मेरा शुरू हुआ। ह्यूमंस नहीं, मैंने हमारे जो घर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके दिल के करीब होती हैं, वो हो सकता है आपके बच्चे का खिलौना हो, है ना, वो हो सकता है कि आपकी कोई फेवरेट चेयर हो। तो मैंने उनको भी एक फैमिली की तरीके से देखा कि वो भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो आपकी लाइफ में एक बहुत अहम पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। तो वो इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को लेके मैंने वो सीरीज़ करी। फिर इसके बाद म्यूजिशियन सीरीज़ आई कि मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव है, मैं बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ। पेंटिंग जब करता हूँ तो पेंटिंग करते हुए भी मेरे पीछे कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो कभी पंडित जसराज हो सकते हैं, वो कभी भीमसेन जोशी हो सकते हैं, कभी जगजीत सिंह हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के जो है वो म्यूजिक होता। क्या कि जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ उस समय मेरा टेम्परामेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं म्यूजिक को चूज करता हूँ, ताकि वो एक जो रिदम है ना मेरे और काम के बीच में, वो रिदम जो है वो चलती रहे, वो बनी रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते कुछ मेडिटेशंस वगैरह करना शुरू किया, तो उसमें कुछ इमेजरीज आने शुरू हुए, कुछ फीलिंग्स, कुछ भाव के भीतर जो है अलग अलग तरह के आए। अब जो पिछले कुछ सालों से जो है मैं मेडिटेटिव मेरी जर्नी चल रही है, उसमें मेरे जो भी काम हैं उन कामों को सिंबॉलिक वे में मैं यूज़ कर रहा हूँ। कहीं उन पेंटिंग्स में कुछ मेरे ट्रायंगल आता है, उसमें बर्ड्स आती हैं, है ना। तो बर्ड्स जो हैं वो हमारे भीतर की जो एक जो फ्रीडम है, जो हमारे इनर सोल की जो एक जो फ्रीडम है। होता क्या है कि आप बंधन में रह के नहीं कुछ कर सकते, और कला जो है वैसे भी एक बंधन में रह के वो कला अपना स्वरूप नहीं सही तरीके से रह सकती। उसके लिए आपको भीतर से भी और बाहर से भी पूरा खुलापन चाहिए। जब आप अपने अंदर की जो गिरह, जो गांठें लगी हैं, होता क्या है कि कलाकार ना जब कैनवस पे उतरता है ना, सपोज करो एक मैंने 4 फीट बाई 4 फीट का या 10 फीट का या 20 फीट का एक मैंने कैनवस लिया, तो मैंने एक दायरा सेट कर लिया।
अब उस दायरे के अंदर जो है आप अपने आप को बांध रहे हो, आपके अंदर जो विचार आ रहा है आप उसको बांध रहे हो। लेकिन अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखो तो मैं क्या सोचता हूं, मैं अपने आप को उस दायरे में बांध नहीं रहा हूं, मैं अपने भीतर की एक एक गिरह को खुल रहा हूं। मेरे अंदर वो खुलापन आ रहा है, मेरे विचारों में जो फॉर्म्स हैं, जो कलर्स हैं, उनके थ्रू जो है मैं अपनी डिपिक्शन कर रहा हूं, मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूं भावों की। भावनाओं को आप प्रकट कर रहे हैं, आप समय के साथ ही चल रहे हैं, आपकी कला समय के साथ चल रही है। आपसे यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि आपकी कला में भारतीय संस्कृति, भावनाओं का एक चित्र देखने को मिलता है, उभर के आता है। ये भावना आप किस प्रकार से प्रकट करते हैं? आपने बोला कि आप संगीत के साथ सुनकर के भीतर का जो भावना है उसको प्रकट करने के लिए एक माहौल बनाते हैं। तो फिर ये भारत की संस्कृति भावनाओं को किस प्रकार से आप करते हैं? क्या होता है कि उस समय जब म्यूजिक आपके साथ चलता है ना, तो आपको काम करने में जो है ना एक रिदम, एक लय मिलती है। पेंटिंग क्या होता है, मेरा जो है मैं बहुत स्पॉन्टेनियस तरीके से जो है मेरा जो काम है भाव का है और मोमेंट्री है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पहले कुछ लेआउट्स तैयार करूंगा या कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा है मैं सीधा ही कैनवास पे उतरता हूं। मेरे सामने जब एक कैनवास लगा, उस कैनवास के ऊपर जब मैं पहला डॉट, पहली लाइन लगाता हूं ना, वो पहला डॉट, पहली लाइन जो है ना वो मुझे गाइड करता है व्हाट नेक्स्ट। मैं उस विचार के साथ साथ जो उस समय मेरे अंदर, मेरे दिमाग में जो इमेजरीज उस मोमेंट पे आ रही हैं, मैं बस उनके साथ साथ जो है उनकी उंगली पकड़ के चलता हूं। वो अपने आप मेरे को जो है उस पूरे कैनवास के अंदर वो सैर कराते हैं। सागर के लहरों की तरह आप चलते रहते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे होते हैं ना, उस समय आप नहीं है वो ऊपर से ही कुछ अपने आप आमद होती है और वो इमेजरीज आती हैं और आप उनके साथ जो है बह जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ सोचा समझा होगा ना तो वो कहीं ना कहीं वो एक कमर्शियल वो हो जाता है। तो उस मोमेंट पे जो भाव है ना, उन भावों की अभिव्यक्ति जो है ना वो मेरे को लगता है वो ज्यादा जरूरी है। तो उन फॉर्म्स, उन कलर्स को वो अपने आप ही स्वतः ही आपके भीतर वो उभरते हैं। क्या है कि जब तक आप किसी चीज को विजुलाइज नहीं करते, मेरे मन में एक विचार आया, पहले विचार जब आया तो विचार के साथ कुछ फॉर्म्स आई, कुछ आकार आए, उन आकारों ने कुछ रंग लिया, कुछ रूप लिया, फिर उसके बाद वो जो चीज विजुलाइज करते हो वो आपको कैनवस पे दिखने लगती हैं। आपके विचारों का एक जो प्रतिरूप है ना वो आप उस कैनवस के ऊपर उतार रहे हैं, वो आपके भीतर बहुत पहले उतर गया है। बहुत खूब, आपने बहुत खूब कहा। पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, हम रंगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक कवि भी हैं और अगर हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे कविता की कुछ लाइनें ना सुने तो फिर ये कार्यक्रम हमारा अधूरा रह जाएगा। सर, कुछ भी जो आपके दिल में है। मेरी जो पोइट्री भी जो है, कविताएं भी जो है ना, वो भी मेरी पेंटिंग की तरह मेरे मूड पे ही आधारित हैं। वो एक छोटे छोटे मूवमेंट से, छोटे छोटे लम्हों से, पलों से जो है मेरी पोइट्री निकलती है कि एक विचार आया, वो विचार शब्द कैसे लेता है। एक बार क्या हुआ कि मैं बड़े सरफेस पे काम कर रहा था, मैंने अराउंड 10 फीट बाई 10 फीट का एक कैनवस अपने सामने लगाया। एक कलाकार के लिए वो उसका कोई भी माध्यम हो, जैसे अगर कोई संगीतकार है तो उसके हाथ में अगर उसका कोई वाद्य यंत्र आएगा तो उसके एक उंगलियां और उसके भीतर एक हलचल स्टार्ट हो जाती है कि इसमें कुछ धुन निकालनी है। ये एक भाव था कि मैं जब कैनवस के सामने बैठा तो अंदर एक बेचैनी शुरू हुई कि इसमें क्या शुरू करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो इस भाव को लेकर ना, उस डायलॉग्स को, मेरे और कैनवस के बीच में वो जो संवाद चल रहा है वो क्या शब्द बनता है, ये छोटी सी मूवमेंट की कैनवस मेरे से कह रहा है कि कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। कैनवस ने मेरे से कहा है। और मेरे भीतर से क्या आवाज आ रही है कि ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो या मेरा ख्याल। कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम ही हो या मेरा ख्याल। और मेरे बदन से जब महक आने लगे सौंधी मिट्टी की, तो समझ लेना मेरी रूह रोशन हो चली है। और तेरा बदन भी, कैनवस से कह रहा हूं, और तेरा बदन भी जब महकने लगे मेरे बदन सा, तो समझ लेना मेरी रूह ने
छुआ है तेरी रूह को, कुछ तन्हाइयाँ कुछ खामोशियाँ मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। कहने का मतलब यही था कि वो जैसा भी भाव है, वो जैसी महक, जैसी सौंधी सुगंध मेरे भीतर से आ रही है, वो अगर कैनवस के अंदर से भी वैसी स्मेल आने लगे, मतलब मेरा भाव बिल्कुल वैसा ही रूप लेके जब कैनवस के ऊपर उतर गया, तो क्या हुआ, एक रास्ता आ गई, वो और मैं एक जैसे हो गए, है ना। मेरा ही वो प्रतिरूप या मेरा ही प्रतिबिंब मेरे भीतर का वो बन गया। कुछ छोटे छोटे शब्द, कुछ विचार आए कि हर रोज एक जिंदगी बुनता हूं मैं, हर रोज एक जिंदगी बुनता हूं मैं, और वक्त है कि हर रोज एक दिन उधेड़ ले जाता है कम वक्त, है ना। कि कहने को तो हमें लगता है कि हर रोज एक एक दिन जो है ना हम जिंदगी को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो एक एक दिन संवार रहे हैं ना, हमारी लाइफ में से वक्त वो एक एक दिन उधेड़ रहा है। तो इसी तरह की अलग अलग तरह की पोइट्री है मेरी, काफ़ी लिखी हैं, और एक मेरा बुक भी पब्लिश किया था, ख्यालों के परिंदे उस बुक का नाम है। जी। उसमें मेरी पेंटिंग्स भी हैं और पोइट्री भी है, कॉफी टेबल बुक है वो। मतलब तो कैनवास ने आपसे पूछा और आपके अंदर की जो कवि है वो बाहर उभर के आया। बिल्कुल, बहुत खूब सर, जो कविता आपने लिखी और हमारे श्रोताओं को ये मौका मिला सुनने का। अभी मैं असम के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। जुबिन गर्ग जी, असम के प्राणों में बसता है जुबिन गर्ग, और जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक का नाम ही नहीं है, जुबिन गर्ग असम की आत्मा की एक धड़कन है जी। आप जुबिन क्षेत्र में गए जी, क्या कहना चाहेंगे आप असम के इस सुपुत्र के बारे में? इस बात को आपने शुरू किया और ये देखिए मेरे गूज़बम्प स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं उस लम्हे को जो वहाँ पे मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया ना, वो पल मैं इतने गहराई में मेरे भीतर उतर गए हैं ना, और वो मेरे को लगता है कि ताउम्र जब तक मैं हूँ वो इतने नम और इतने जीवित रहेंगे ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आप महसूस करते हो ना, वो अपनी इतनी गहरी जड़ें आपके दिलों में, आपके हृदय में बना लेते हैं ना, और वैसा सही वो एक लम्हा था। रास्ते भर में जब हम ऐसी बात हो रही थी तो राटू मनी जी हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि तो मेरा बहुत इच्छा एकदम जागृत हुई। मैंने कहा मैं बिल्कुल वहाँ जाना चाहता हूँ। जब हम वहाँ उतरे ना, तो वहाँ जो एनर्जी थी वहाँ की, वो बहुत अलग लेवल की एनर्जी थी कि इतना भावुक हो रहा हूँ उस चीज को। सबसे खास बात क्या है कि मैं उनकी कला के बारे में सोचता हूँ, जो भी उन्होंने किया ना, उसमें एक खास चीज क्या थी, उनकी जो लोकगीत, जो फोक आर्ट और सूफी, और उसके साथ जो उन्होंने जो पॉप और आज का जो म्यूजिक है ना, उसका कॉम्बिनेशन करके, और इतना अलग, और जो गहराई उनकी आवाज। होता क्या है कि जब आप रूह में डूब कर जब किसी बात को करते हैं ना, तो जो शब्द होते हैं ना, फिर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहता, है ना। म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि वो शब्द जो है, आपको वो लैंग्वेज समझ आए ना आए, लेकिन उसका जो भाव है ना, वो इतना गहरा उतरता है आपके भीतर कि वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। शब्द ना छोटे पड़ जाते हैं कई बार इन चीजों के लिए, है ना। इतने लोग जो वहां पर थे उस समय, रात का 1:30 बजे के करीब का, 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था, और उसके बावजूद वहाँ इतने लोग, और वो इतना जुड़े हुए थे। जिस तरीके से वो उनको याद कर रहे थे ना, बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला जो वो मोमेंट था। सच में मेरी लाइफ का अभी तक का मैं कहूँगा कि, क्योंकि मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं समय टू समय बैठता हूँ, मैं जैसे ही उस ऑरा में गया हूँ ना, तो वहाँ पे एक अलग लेवल की एनर्जी थी। इस तरह की चीजें, इस तरह की धुन, इस तरह का म्यूजिक जो उन्होंने बनाया है ना, या जो लिखा उन्होंने, वो तभी हो सकता है जब आप अपने भीतर गहराई में उतर जाएं। आपके भीतर ही है सब कुछ। वो एनर्जी आपके अंदर से ही वो फाउंटेन की तरह एक पॉइंट से निकल के जब वो उसमें फैलती है, तो उसकी जो सुगंध है ना, फूल की सुगंध जो है ना, उसको आप किसी दायरे में, किसी उसमें बांध नहीं सकते। इसी तरह कला को भी आप अगर किसी दायरे में, या कोई उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का आप कुछ उसको बांधने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कला नहीं रहेगी फिर, है ना। उसमें किसी तरह का कोई जामा, कोई पहनावा आप नहीं पहना सकते। वो ऐसे ही खुले में ही चलेगी, और
उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हाँ भाई किसी तरह का कोई शब्द, कोई भाषा, ये वो उन सब चीजों से परे है, क्योंकि वो एक महसूस करने की चीज है ना सर। इसीलिए हम जुबिन गर्ग को असम की आत्मा कह रहे हैं। आज की पीढ़ी नहीं जी, अगले आने वाली कई पीढ़ियों तक जी इतिहास में वो अमर रहेंगे। और उनकी गीत जैसे उन्होंने गाया है, हर एक लोगों के मन को उन्होंने छुआ है और हमेशा रहेंगे, वो अमर रहेंगे जी। हमने जुबिन गार्ग के बारे में भी आपसे बात की, आपकी भावनाओं को जाना। आज के युवा पीढ़ियों के बारे में अगर हम बात करें, अब डिजिटल वर्ल्ड के ज़माना है, तो आज के कलाकारों को देखा जाता है कि वो डिजिटल आर्ट के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरनाइट कुछ नहीं होता, और शॉर्ट पीरियड में किया हुआ शॉर्टकट से ली हुई चीज़ ना वो फ्रूटफुल नहीं हो सकती, वो नुकसानदायक ही रहेगी। एक पौधा है, उस पौधे को आपने स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसा इंजेक्शन दवाई का लगा के आपने फल तो बहुत पैदावार कर ली, लेकिन वो हेल्थ के नज़रिए से या वैसे वो आपके लिए वो बहुत अच्छा नहीं है ना। कला जो है वो महसूस करने की चीज है भाई। आप जो भी काम कर रहे हो वो कंप्यूटर की मेमोरी में जितना है उससे आगे की चीज तो आप कर नहीं पाओगे। उसमें जो फीड है, जितनी उसकी लिमिटेशंस हैं उस मशीन की, उससे ज्यादा क्या कर पाओगे आप, है ना। देखो एक सिंपल सी बात है कि एक स्कल्प्टर जब एक मूर्ति को वो स्कल्प्ट कर रहा है ना, तो उसमें वो स्कल्प्ट करते हुए जो उसकी जो आवाज है, जो टक टक की एक जो रिदम जो चल रही है, और उसमें से जो डस्ट जो निकल रही है, या और जो चीज है ना, वो धीरे धीरे जब वो एक चीज बन के आती है। ऐसी एक कलाकार, जब आप वो कैनवस पे जब वो कलर लगा रहे हैं, वो कलर की अपनी एक सुगंध है, उसकी अपनी एक महक है। ब्रश जब उस पे चल रहा है तो जो घिस 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 जो ब्रश के चलने की जो एक आवाज है, वो जो मिठास है उस कलर की, और उसके साथ आपके विचारों का जो तालमेल जो बैठ रहा है, वो आपको कैनवस, वो आपको जो है एक डिजिटल माध्यम से नहीं हो सकता। रंगों के ब्रश के माध्यम से जो आपने क्रिएट किया है उसकी रिप्रोडक्शन आप खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो रिदम चल रही है, वो जो मोमेंट है, ये बिल्कुल वैसा सही है कि जैसे नदी बह रही है ना, नदी के वहां से जो पानी बह के गुजर गया ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते। अब जो पीछे से पानी आ रहा है वो एक नया है, हर पल वो पानी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो नदी बह रही है, उसमें जो पानी निकल के वो गया वो कहीं का कहीं गया। इसी तरह से जो पल, जो लम्हे, इस समय हम जो बात कर रहे हैं ना, इस बात करने के बीच में ही अभी हमें अगर 20 मिनट हो गए हैं, तो हमने जो 20 मिनट पहले वाला लम्हा है वो दोबारा उतना ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी गहराई के साथ, उतनी इमोशन, उतनी फीलिंग के साथ नहीं आ सकता। वो या तो फीलिंग बहुत ज्यादा आ सकती है या कम आ सकती है, बिल्कुल उतनी डिग्री की फीलिंग आप दोबारा नहीं ला सकते। सेम पेंटिंग या उन कलाओं के साथ है, लेकिन आप जब डिजिटल माध्यम पे जाते हो तो आपने कुछ किया, उसके आप 1000 प्रिंट निकाल लो, वो वैसे ही कलर, वैसे ही वो सब चीजें वैसी हैं, तो उसमें वो इमोशंस या वो भाव आप नहीं डाल पाएंगे मशीन के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, जो आपका एक फील उसके साथ काम करने में आता है, जुड़ जाता है। स्कल्प्टर है, मिट्टी में काम कर रहा है, उसके हाथ सने हुए मिट्टी की सौंधी स्मेल आ रही है, और वो उसको स्कल्प्ट कर रहा है। उसको आप किसी और मशीनी उसमें कटा हुआ वो स्कल्पचर आपने एक 3D इमेज ली और उसको आपने एक मशीन में डाल दिया और वो इमेज निकल के आ गई, तो उसमें जो हर स्ट्रोक के साथ जो आपका फील उसके भीतर उतर रहा है जी, वो नहीं आ पाएगा। कि वो होता है ना कि एक सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी और एक आपने मशीन में किसी उसमें कर दिया, तो स्वाद का फर्क है। जो हाथ से जो सिलबट्टे पे जो है, क्योंकि उसके अंदर आपके इमोशन, आपका प्यार, वो सब चीजें उसके साथ जा रही हैं, उसमें झलक के आती है सर। आप घर में अपने लिए हलवा बनाते हैं ना, लेकिन भगवान के प्रसाद के लिए जो बनाया हुआ होता है, या मंदिर में या उस जगहों पे जो मिलता है ना, वो वाला स्वाद कभी आपके घर के चूल्हे पे बना हुआ नहीं आता, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं आ रहा जी सर, है ना, वो श्रद्धा भाव नहीं आ रहा उसके अंदर, वो वहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी श्रद्धा के साथ वो चीजें हो रही हैं, वहां सब चीज जो है ना बहुत पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। वो जो इमोशंस है ना,
वो एक डिजिटल नहीं दे सकता नहीं वो आ आप। सकता। सर, आपने बहुत से एग्जीबिशंस किए हैं, जी। बहुत से वर्कशॉप किए हैं, जी। नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप किए जी। हैं। आपका दिल के करीब कौन सा एग्जीबिशन रहा है, और साथ में आज आप असम में हैं, यात्रा के माध्यम से आप यहाँ जी, पर हैं, जी। इसके बारे में भी आप क्या जी, कहना चाहेंगे? जी। देखिए, जहाँ तक कौन सा सबसे बढ़िया बहुत अच्छा रहा ना, ये कहना तो एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल है। जी, ये सर। बिल्कुल ऐसा सही है जैसे आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि आपको आपकी दाईं आंख अच्छी लगती है कि बाईं आंख अच्छी लगती है जी, सर। है ना, या दाहिना हाथ आपको ज्यादा पसंद है या बायां बायां हाथ हाथ। आपको ज्यादा पसंद है। कि वो हर जगह जहां भी आप जाते हैं ना, हर जगह का अपना एक अलग तरह का स्वाद है, अलग तरह की महक है ना। वहाँ का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो एनवायरनमेंट जो है वो अलग तरह का मिलता जी। है। वहाँ आप हर जगह हर मोमेंट को आप एंजॉय करते Enjoy हैं, करते हैं। क्योंकि एक कलाकार के लिए जो है ना, जो विजुअल्स है ना, जो इमेजरीज हमारे कहाँ आ रही हैं, वो जो विजुअल्स डे टू डे में जो हम अपने भीतर ले रहे हैं, उन इमोशंस को जो हम महसूस कर रहे हैं, वही तो हमारे कैनवस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जी। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कुछ बाहर घट रहा है ना, वो हमारे भीतर जा रहा है, और वो भीतर से जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, फिर वो आपके भीतर जाते हैं, फिर वो पॉलिश होके उनमें से कुछ चीजें, होता है ना कि हीरा जो जोरी होता है वो इतने सारे पत्थरों में से हीरा तराश लेता है, हाँ। तो इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर उनमें से जो हीरे आपको जो कुछ चीजें, वो चुनिंदा चीजें जो होती है ना, वो अपने आप सहज तरीके से बाहर आती हैं, और वो आप उनको कैनवस पे सजाते हो। जो दूसरा प्रश्न आपका था कि यहाँ यात्रा और इसका जो है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस इवेंट में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जी। उनके अंदर मैंने बहुत जो है ना काम करने का एक जज्बा देखा, है ना, बहुत मन से और बहुत उससे वो काम करते, इंटरेक्शन करने में उनके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जिसमें राटू मनी जी की मैं बात करूं, अगर मैं इनके हौसले की दाद देता हूं और सलाम करता हूं इनके हौसले को, फिजिकली इतना चैलेंज्ड होने के बावजूद भी, और यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई, और कहीं ना कहीं होता ना कि एक आप कुछ ना कुछ नया लेकर जाते हैं। और मेरे लिए जो सबसे जो अहम और सबसे जो अच्छी एक चीज़ जो थी, जो जुबिन जी के वहाँ जाकर, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा उनके साथ एक साक्षात्कार हुआ। फिजिकली मिलना जरूरी नहीं होता, दो कलाकारों का आत्मिक जो एक मिलन है ना, वो एक एनर्जी उनकी जो थी, उनका जो एक भाव था ना, उसने कहीं ना कहीं मेरे हार्ट को, मेरे बिल्कुल गहराई में उसको छुआ। बहुत पुरजोर तरीके से, बड़े उससे कह सकता हूँ कि मैं अब वापस जब जाऊंगा अपने स्टूडियो में ना, जरूर कुछ ना कुछ नयापन आएगा, और बल्कि यहीं शुरू हो गया। यहाँ पे जो मैंने डेमो के लिए जो मैंने कैनवास स्टार्ट किया, उसमें उनका कहीं ना कहीं वो एक भाव जो है ना, उनके म्यूजिक को लेके, उसको लेके वो भाव उसके अंदर आया। सर, हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप असम के कलाकारों के बारे में, असम के आर्टिस्ट के बारे में जो आपने महसूस किया, और आपने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जुबिन गार्ग के लिए जो आपने भाव प्रकट किया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। यही पे आपसे पूछना चाहेंगे, स्कूलों में आर्ट की जो सब्जेक्ट है वो एक होनी चाहिए। कला जो है ना बहुत औपचारिक तौर पे रह गई है, उसको बस ऐसे ही रखा गया है कि जैसे एक फ्री पीरियड की तरह है ना। और ज़्यादातर मैंने स्कूलों में देखा है, जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, मैथ साइंस और ये टीचर्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा नेक्स्ट पीरियड किसका, आपका आर्ट का है, ठीक है, ये होमवर्क उस पीरियड में कर लेना। अरे भाई क्यों कर लेना, लाइफ का, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड ये है, क्योंकि कला का हमारी जिंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में जो महत्व है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स भी, हर कोई, स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स, ये वो हर कोई इसी दौड़ में लगा है कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट हो जाए, हमारा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए, वो सब जो है ना वही सब करना चाहते हैं। अरे सब वो बन जाएंगे तो इमोशंस के साथ कौन बात करेगा, उसके साथ कैसे जुड़ा रहेगा। और पूरी जो समाज जो है ना, वो समाज टिका ही इन्हीं चीजों पर है कि एक दिन सुबह आप उठे, आपकी लाइफ में से रंग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ सफेद है, सब इंसान सफेद हैं,
जो भी चीज आप दूर तक जो भी आप देख रहे हैं, और जो शोर था, जो भी आवाज थी, वो मौन हो चुकी। अब आप सुबह उठे और आप जब देखोगे ना, आपको कहीं रंग नहीं दिख रहा, तो उसका सबसे पहली चीज क्या आएगी कि जब सब कुछ ही व्हाइट है तो एक सर्टन एज के बाद व्हाइट के ऊपर व्हाइट पे व्हाइट जब आएगा तो वो तो मर्ज हो गया ना व्हाइट पे व्हाइट। म्यूजिक में नहीं है तो क्या करोगे आप दुनिया में? जी सर। या कोई विजुअल्स आप देखते हैं, वो देखते हैं ना, उसको देखते ही कहीं ना कहीं आप वो किसी चीज से रिजेंबल हो रहा है, या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप अमेज होते हैं, आप उसको देखते हैं तो वो आपके अंदर एक विचार कौनता है। लेकिन जब आपके विजुअल्स खत्म हो गए, आपके पास किसी तरह की आवाज नहीं आ रही, तो आप तो शून्य में चले गए, आपको विचार आएगा नहीं, क्या सोचोगे आप? क्योंकि कुछ देख रहे हो तभी तो वो विचार कौंध रहा है। जब आप देख ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो विचार कौंधेगा कैसे? जी। और आर्ट जो है ना, हमारे को बहुत सहजता प्रदान करता है, बहुत हम सहज हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हार्ट से, दिल से जुड़ी हुई चीज है। और कला जो है, महसूस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन वो कलाकार हर कोई नहीं बन सकता। मैथ, साइंस, वो सब चीजें जो हैं, आपको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है 2+2 4 होता है, वो मेरे परदादा ने भी वही पढ़ा था, मेरे दादा ने भी वही पढ़ा, मेरे पिताजी ने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, मेरे बच्चे भी 2+2 4 पढ़ते आ रहे हैं, और आगे उनके बच्चे भी 2+2, और जब तक ये है वो 2+2 4 ही रहेगा। तो एक इक्वेशन है, सदियों से वो वैसी ही चली आ रही है, तो उसमें मुश्किल क्या है? सिर्फ साइंस में जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं वो कुछ बात है। ये भी समझना जरूरी है कि कला और विज्ञान दो अलग चीजें नहीं है, ये एक दूसरे की पूरक है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, प्री हिस्टोरिक टाइम में, उस समय जब हम गुफाओं में रहते थे, तो उस समय भाषा अभी नहीं बनी थी, लेकिन उस समय कला तब भी थी, उसके प्रमाण हमारे पास हैं। वो जो गुफाओं पे जो भित्ति चित्र जो बने हैं उस समय के, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? वो पेंटिंग थी। उसमें उस समय के आखेट के शिकार के सीन बने हुए हैं कि बड़ा जानवर है उसको कैसे, तो वो उन्होंने वो पूरी एक फॉर्मेशन बना रखी है। किसी ने भाला पकड़ा है, किसी ने कुछ पकड़ा, कि वो अगर कोई बड़ा जानवर है उसको मार के गिराना है तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो स्ट्रेटेजीज उन्होंने बना रखी हैं, है ना। और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे हम सभ्य होने लगे, हम सिविलाइज्ड होने लगे, वैसे वैसे वो चीजें आने लगी उसमें फिर जो है खेती आने लगी, उसमें हट आने लगी, लोगों ने कबीलों में बांट लिया, वो छोटे छोटे ग्रुप में, कपड़े आ गए। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा और आसान हुआ, पहले शिकार करके आप खा रहे थे तो शिकार के सीन थे, फिर खेती करने लगे तो जानवर आ गए, जो उन्होंने पालतू जानवर कर लिए थे, जो पेट्स बना लिए थे, वो आ गए पेंटिंग्स के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको अब खाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी, क्योंकि अब उनको कहीं किसी शिकार के पीछे नहीं भागना, अब वो खेती कर रहे हैं, तो उसके साथ उनके अंदर एक श्रद्धा भाव पैदा हुआ। तो उसमें जितने देवी देवताएं और वो सब चीजें धीरे धीरे वो चीजें आने लगी, है ना। तो अब आप एक चीज देखिए, दुनिया का जो पहला साइंटिस्ट था वो कौन? जिसने पहिया बनाया, पहिए का आविष्कार किया। अगर वो पहला साइंटिस्ट था तो इसको मेरे नजरिए से सोचिए, तो जिसने उस पहिए को कार्व किया ना, वो पहला स्कल्प्टर था, वो पहला आर्टिस्ट था। वो जिसने सोचा, साइंटिफिक अप्रोच थी उसकी, उसने सोच लिया, लेकिन वो उसके लिए जो वो एक आर्टिस्ट ही तो था जिसने उसको कार्व किया। अगर वो कार्व नहीं करना जानता, अगर वो आर्ट नहीं आती, तो विज्ञान क्या करता? आज के टाइम में हम जाते हैं, एक जगह से फ्लाइट लेते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ बैठे मोबाइल से हम यहाँ से वहाँ बात करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। ये सब चीजें, ये टेक्नोलॉजी आई, ये सब चीजें आई। अगर वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जब बना तो वो सीधा थोड़ी ना बना दिया साइंटिस्ट ने, पहले उसकी ड्राइंग्स बनाई, उसने पेपर पे ड्राइंग्स बनाई, फिर उसके बाद जो है उसने कुछ मॉडल्स बनाए, फिर वर्किंग मॉडल्स बनाए, फिर उसमें कुछ चीजें आई, कुछ गई, वो करते कराते फिर कई चीजों के बाद जो है, बहुत फेलियर्स के बाद जो है हमारे को वो सक्सेस। और हर चीज का ये जितनी देख लीजिए आप, जो पनडुब्बियां हैं, जो जहाज हैं, और जो भी चीजें हैं, सीधा कभी कुछ नहीं बना। सबसे पहले उनकी पेपर पे पेन और पेपर पे ड्राइंग्स बनाई गई हैं। कलाकार जुड़ा हुआ है हर एक आविष्कार के पीछे, और इसीलिए आज की ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हम सोच सकते हैं, आज जी रहे हैं यहाँ पर। खूब कहा सर आपने। सर, आपके प्लानिंग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपकी ऐसी कोई कल्पना, ऐसे कोई प्लानिंग है जो आप करना चाहते हैं भविष्य में?
जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा आगे की सोच के नहीं चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वैसे प्रैक्टिकल बंदा नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस के साथ चलता हूँ और प्रेजेंट में रहता हूँ, इस समय इस पल में। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं ना, इस समय जो घट रहा है ना, मैं उसी में ही रहता हूँ। वो पास्ट का सोच के परेशान नहीं होता और फ्यूचर में मुझे क्या करना है वो सोच के मैं अपना दिमाग खराब नहीं करता। इस मोमेंट पे क्या घट रहा है ना, यही जो पल है ना, ये हमारा है। क्योंकि जो पास्ट था ना वो बीत चुका, वो जैसे होना था वो वैसे हो चुका। अब मैं उसको दोबारा से चेंज पीछे जाके नहीं कर पाऊंगा। और जो फ्यूचर है ना वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले पल मेरे को वो सांस आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा। ये जो पल है ना मेरे पास, मैं चाहता हूं कि इस पल को मैं भरपूर जी लूं, मैं अपने इमोशंस को, अपनी वो हर चीज को पूरे उससे जी लूं, ताकि मेरे मन में किसी तरह का ये ना रहे, और 100% अपनी एनर्जी के साथ मेरे मन में ये ना रहे कि यार इसको मैं कुछ और बेहतर ढंग से या कुछ और उससे कर सकता था, है ना। वो जैसा इस मोमेंट में, और उसमें किसी तरह के विचार को ना सजा के या बनावटी नहीं मैं करना चाहता। वो जैसा आ रहा है ना उसको वैसा ही आने दो, क्योंकि उसको वैसा ही आना था, है ना। अगर आप उसको कहीं सजा कर कहीं बनाकर करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जो दूसरे के दिल तक जो है ना वो बात नहीं पहुंच पाएगी। वो है कि कुछ रास्ते हैं दरमियां, कुछ फासला दिल का भी है। कुछ रास्ते हैं दरमियां, कुछ फासला दिल का भी है। चांद फिर भी करीब है, दूर फासला जो दरमियां। क्या होता है कि कई बार ना आप उतनी दूर की चीज आपको बहुत पास लगती है, और कई बार हमारे आपस के रिलेशन में इतनी खटास होती है कि हम इतने पास होकर भी ना उससे ज्यादा दूर हो जाते हैं ना। चांद फिर भी करीब है, ये फासला जो दरमियां, और बात जो दिल से चली पहुंचती क्यों कर कहां, बात बस एक ही तो है, ये जो फासला है दरमियान। तो ये जो फासले जो है ना हमारे भीतर जो बनते हैं, इन फासलों को ही हटाना है। एक कदम आप बढ़े, एक कदम दूसरा कोई बढ़े, तो अपने आप वो फासला खत्म हो गया, फासला खत्म हो गया। और एक बात आपने कही, हर पल को जीना चाहिए, हर पल को जीकर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत खूब सर। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी में कुछ मत करें, दिल की सुने और ईमानदारी से करें। जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बहुत ईमानदारी बहुत जरूरी है अपने कार्य के प्रति। कला के क्षेत्र में, वो कला ही क्यों, किसी भी उसमें आप जाते हैं, ये हमारे से बेहतर हमारे को कोई नहीं जान सकता, है ना। अपने साथ ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने आप को समझो, आपके भीतर जो आप हो ना उसको समझो। तो मेरे को इसी पे अपनी 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मैं ढूंढता हूँ उसको, मैं ढूंढता हूँ उसको जो दिखता नहीं, जैसा दिखता हूँ मैं भी तो वैसा हूँ नहीं। अभी उतरा हूं 1-2 सीढ़ियां अपने ही भीतर कि टकरा गया अपने ही अहम से। अभी उतरा हूं 1-2 सीढ़ियां अपने ही भीतर कि टकरा गया अपने ही अहम से। हाँ मैं ढूंढ लूंगा जिसे मैं ढूंढता हूँ, धुन बांसुरी की बजती है अब मेरे भी भीतर। पो फटेगी मेरे भी भीतर, तुम देखना एक दिन हो जाऊंगा रोशन और मिलूंगा खुद से। और अब मेरी सबसे फेवरेट लाइन क्या है कि गौतम से बौद्ध हो जाना तो तय है मेरा भी। गौतम से बौद्ध हो जाना तो तय है मेरा भी, बस अपने भीतर वो वट वृक्ष ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसको जो दिखता नहीं, जैसा दिखता हूँ मैं भी तो वैसा हूँ नहीं। सर बहुत खूब, आपने जिस प्रकार से कविता के जरिए अपना भाव व्यक्त किया है, और हम धन्य हैं आपसे। सिर्फ कला के बारे में ही हमने बात नहीं की, आपकी इतनी सुंदर सुंदर कविता हमारे श्रोताओं को सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें समय दिया और हमसे बात की और इतनी खूबसूरत बातें की कि ये हमारे दिल को छू गई सर। थैंक यू सो मच। जाते जाते 2 लाइनें और मैं जो मेरे दिमाग में इन भावों को, इन मूवमेंट्स को लेके जो आ रही हैं कि कई दायरों में बट गई जिंदगी,
कहीं फैली तो कहीं सिकुड़ गई जिंदगी, जी। खींचा था हाशिया जो जिंदगी के जी। गिर्द, छोटा हो गया या बढ़ गई जिंदगी। बहुत खूब, आभार व्यक्त करते हैं, आपने इतनी अच्छी बातें कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। শ্ৰোতাই ইমান পৰে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজি আমাৰ সৈতে আছিল ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰশিল্পী, লগতে তেখেত এগৰাকী কবি, ললিত কলা একাডেমীৰ সন্মানেৰে সন্মানিত প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰশিল্পী অমিত দত্ত। অনুষ্ঠানটি আঁত ধৰি সম্পাদনা কৰিলে ৰূপলী বৰাই, প্ৰযোজনা অনুষ্ঠান মুৰব্বী ৰূপান্ত কুমাৰ দাসৰ।